कि कुछ ऐसे विपक्ष के लीडर हैं जो हर सुबह आंख खोल के कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाने के लिए इकोनॉमी के बारे में ट्वीट करते थे। अब आप भी देख रहे होंगे कि वो सब गायब है, नदारत है, कहीं दिखते नहीं है। उसकी वजह यह है कि देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो सिर्फ पटरी पे नहीं बट पटरी पे बुलेट ट्रेन की तरह से दौड़ रही है। आपने देखा होगा कल जो आंकड़ा आया है, फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी का नंबर आया है 13.5%, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। मजबूत सरकार में मजबूत लीडरशिप है, जिसकी जो लीडरशिप में सारे पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं और उसका नतीजा आज दिख रहा है कि पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो दुनिया में जैसे आप 2013-14 में सुनते थे, 2012-13 के स्पेशली जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद के 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी है, उसमें भारत का भी नाम आता था। आज भी कोरोना के बाद, यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज फिर उसी तरह की बात होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन क्राइसिस, इज इन मिजरेबल शेप। लेकिन भारत के बारे में आता है बात कि इंडिया इस बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। इंडिया का नाम कमजोर इकोनॉमी में या फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं, सबसे स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी, दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली उभरती हुई इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी है। पूरे विश्व इस बात को तस्लीम कर चुका है कि अगर लीडरशिप अच्छी हो, फैसले सही लिए जाए तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए और उसके कारण से आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी और मजबूत है। आप देखिए कोरोना जब आया, कोरोना के बाद आज पहला ऐसा क्वार्टर है, ये क्वार्टर पहला ऐसा क्वार्टर था जहां आप कह सकते हैं कोरोना फ्री क्वार्टर था, जहां पर बहुत कम असर था कोरोना का। लेकिन बहुत सारे और चैलेंजेस जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में थे, जैसा मैंने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस, जैसा आपने देखा होगा, पढ़ते भी होंगे कि डिसरप्शन सप्लाई चेन में है। चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत बुरी हालत में है। जापान बुरे शेप में है। वेस्टर्न इकोनॉमी, जितनी विकसित इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, भारत का ग्रोथ ऊपर जा रहा है। ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ। इसके पीछे एक सोच, एक स्ट्रांग लीडरशिप थी और वो लीडरशिप जिसने बड़े फैसले लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था आत्मनिर्भर का। और आत्मनिर्भर जब देश को बनाना है तो कड़वे फैसले भी लेने पड़ते और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, जो फंडिंग की सपोर्ट होती है वो भी, अब पॉलिसी सपोर्ट, वो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसी इनिशिएटिव जो जरूरत होती थी वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे पैकेज दिए जिसकी वजह से आज देश मजबूत स्थिति में है। मैं एक छोटे से मिसाल देना चाहता हूं कि जो लोग अर्थव्यवस्था समझते होंगे और जो लोग सिर्फ कोई ट्वीट बना के देता है, उसको ट्वीट कर देते हैं सरकार को सिर्फ कटघरे में खड़ा करने के लिए, उन लोगों के लिए खास के बोलना चाहता हूं कि मैं उनसे आग्रह करूंगा, कुछ लोग अभी देश में हैं, कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा इस विपक्ष के लीडर से कि जरा अपने देश की इकोनॉमी को समझिए। अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, इसलिए कि आज इंटीग्रेटेड इकोनॉमी होती है। आइसोलेशन में सिर्फ भारत की इकोनॉमी नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं देखी जाती है, पूरे विश्व की इकोनॉमी, और इंडिया जो है इंटीग्रेटेड, उसका पार्ट है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। तो अगर आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो आज जो है, आज की स्थिति में 100 ट्रिलियन जो पूरे विश्व की इकोनॉमी है वो 100 ट्रिलियन की है। और इस बार जो रियल जीडीपी है, और इस बार 1 ट्रिलियन डॉलर और जुड़ेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 1 ट्रिलियन डॉलर और जुड़ेगा। मतलब 101 ट्रिलियन डॉलर की पूरे वर्ष विश्व की जो इकोनॉमी होगी। आपको मालूम है, आपके देश में या विपक्ष के लीडर्स को मालूम है कि आपके देश का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इसका जो एडिशनल ग्रोथ जो है, जो जीडीपी ग्रोथ में, विश्व के जीडीपी ग्रोथ में देश का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? आज अगर आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए तो भी जो प्रोजेक्टेड रेट है, जो एकदम कंजर्वेटिव अगर आप ले कि अगर पूरे साल का FY23 का अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ 7% होता है, एकदम जो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर हो, तो भी आप 300 बिलियन मीन्स आप 25 से 30% जो है, 1/4 जो बोलते हैं 1/4
दुनिया का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन भारत देश से आ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान है जो कि विकसित देश इस हमारी तरफ देख रहे हैं कि आखिर कोरोना में के समय, कोरोना के बाद, उसके बाद इतने सारे दुनिया के इतने सारे चैलेंजेस, सप्लाई चेन में डिसरप्शन, उसके बावजूद आखिर कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसने इतनी अच्छी भागदौड़ संभाली है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसका कंट्रीब्यूशन 25 से 30% दुनिया का कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष से आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी देशवासियों की तरफ कोई कमी नहीं छोड़ी। खजाना पूरा कोरोना के बाद और कोरोना के समय खजाना जो है पूरा देश का खोल कर रखा कि एक आम नागरिक, एक जो गरीब परिवार, उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। हमने राशन भी देने का काम किया है, हमने हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है, हमने इलेक्ट्रॉनिकली डीबीटी की तरह द्वारा माध्यम से सबके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर किया। और जब फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, आसमान छूते रहे, तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व ने और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी थी कि अपने किसान भाई बहनों को हमने वही सस्ते दर पर फर्टिलाइजर भी मुहैया कराया। यह देश की अर्थव्यवस्था है। और आपको बताना होगा, वह बताना चाहते हैं कि कुछ लीडर्स सुबह में उठते हैं और वो ट्वीट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत यहां पर बढ़ गया है। अरे भाई, जरा तो देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, तभी तो आज अगर देखिए तो जो डिमांड है, जो बोलते हैं जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, वो तेजी से बढ़ा है। आज अगर मैं वैल्यू टर्म से बोलूं तो आपको जो करीब करीब 26% जो है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो है, डिमांड एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है, प्राइवेट डिमांड एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। उससे समझ में आता है कि आम नागरिक जो है ना, आम आदमी देश का बहुत अच्छी हालत में अपने आप को महसूस करता है, तभी वो जो है खर्चा करने की स्थिति में है और खर्चा कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जब दिवाली का और सीजन का जब सीजनल फैक्टर्स भी आप लेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी तेजी से जो है दुनिया के सभी कंट्री के जो अगर रिपोर्ट्स पढ़िए तो लग रहा है कि सीजनल फैक्टर जब आएगा, जब दिवाली और इस तरह के सीजन आएंगे जो बनाए जाएंगे, तो उस वक्त और भी देश में डिमांड बढ़ेगा। आज जो है जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वो 26% से बढ़ा है और उससे समझ में आता है कि देश की जनता को नौकरियां मिल रही हैं, देश की जनता बेहतर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए खर्चा करने के लिए तैयार है। मैं मुंबई से आता हूं। मुंबई में आज देखिए जो लोगों ने कहा है कि वहां पर जो पंडाल लगते हैं, तो वहां ऐसे जो सबसे बड़ा जो पंडाल लगता है वहां पर 2-2 करोड़ लोग इस बार आने वाले हैं। वहां पर अगर अगरबत्ती के लिए जो है 3-3 घंटा की लाइन लगी है। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जिससे समझ में आता है कि तेजी से लोग खर्चा करना चाहते हैं, लोगों की स्थिति बेहतर है, लोगों के पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, नौकरियां हैं, और इस तरह की जो मनगढ़ंत बातें जो लोग भेजते ट्वीट करते हैं वो आज उसको आंकड़े के सहारे से बोल रहा हूं मैं, आंकड़े बताते हैं कि सारी चीजें जो फर्जी लोगों को गुमराह करने के लिए बराबर ऐसे लोग जो है विपक्ष के नेता जो ट्वीट करते थे। अब आप देखिए ना, लोग कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कैसे 20% पे है? जाहिर है, इससे समझ में आता है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर 20% में है तो प्राइवेट कैपेक्स भी हो रहा है। और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी तारीफ कि जब भी उन्होंने फैसले लिए सोच समझ के लिए और देश की इकोनॉमी को ध्यान में, देश को ध्यान में रखते हुए किया। जब भी देश को जरूरत थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए तो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो सबसे बड़ा बजटरी एलोकेशन किया। अब इतिहास में सबसे बड़ा बजटरी एलोकेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जब इन्हें लगा कि देश को, जनता को सपोर्ट की जरूरत है, तो सबसे बड़ा जो सोशल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जो है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजटरी एलोकेशन किया। और आपको पता भी होगा कि हम जब कोरोना में के समय, जब कोरोना में देश की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थी बड़ी दयनीय स्थिति में थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में। विकसित देश से अगर आप कंपेयर कीजिए तो हम तो बिल्कुल कहीं थे ही नहीं। लेकिन आज
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, और ये हमने विरासत भी लिया था, पहले की सरकारों ने हमें विरासत पे दिया था कि ऐसी ऐसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी जनता की ठीक से सेवा ना कर पाए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीनेशन को तैयार कराया, लोगों को सुरक्षित किया और साथ साथ बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए ताकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनता जाए और हमारे देश की जनता सुरक्षित महसूस करे और देश की जनता का जो इलाज जो है अच्छे तरीके से, उसके लिए भी बड़ा बजटरी एलोकेशन किया। अब मैं एक दो छोटी सी और बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कई लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई, ऐसा आप सुनते होंगे कि एक्सपोर्ट जो है थोड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन, नॉट पहले के मुकाबले, एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अर्थव्यवस्था समझते हैं उनको पता है कि ग्लोबल डिमांड, जब इंटरेस्ट रेट पूरे दुनिया में हर जगह बढ़ाया जा रहा है, अब कल ही देखिए ना, महंगाई के बारे में बात करते हैं, कल ही देखिए जो इन्फ्लेशन जो है यूरोप में कितना बढ़ा है, 9%। यूएस जो है इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, बाकी कंट्रीज जूझ रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई के बारे में बात करते हैं, महंगाई जो है धीरे धीरे कम होती रही। और जब महंगाई, जब अगर आप किसी कंट्री में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका मतलब है कि डिमांड को कम करना, सप्रेस करना, मीन्स एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो हमें डिमांड जो है वो वहाँ के ग्लोबल डिमांड से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो अगर ग्लोबल डिमांड को हम कैप्चर उतना नहीं कर पा रहे, इसलिए कि डिमांड वहाँ बहुत कम हुआ है और 30-35% डिमांड कम हुआ है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट उतना कम नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट अभी भी 14.7% से बढ़ा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है कि ऐसे स्थिति में जबकि ग्लोबल डिमांड कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बावजूद इसलिए कि लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं आपका देश वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। और जो दुनिया के अलग कंट्रीज जैसे चाइना और इस कंट्री का, उसका जो है जो एक्सपोर्ट पे जो रहता था, जो उनका जितना परसेंटेज जो एक्सपोर्ट पे करते थे, वो मार्केट शेयर भारत कैप्चर करते जा रहा है। भारत ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन में भी भारत ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, इसलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है। और ये सब इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पे सही डिसीजन लिया। अगर उनको पीएलआई जैसी स्कीम देनी है तो उन्होंने दिया पीएलआई जैसी स्कीम, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर उन्होंने फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करना तो दिया, और अगर आम जनता के सुख के लिए सब्सिडी देना है तो दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था आगे बढ़े इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए आज देखिए, लोग कहते हैं कि सुबह उठते हैं महंगाई महंगाई करते हैं। भाई, महंगाई तो इस देश में कम हो रहा है, आपने देखा नहीं? मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, विपक्ष के बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप महंगाई को किस तरह से मापते हैं? भाई, पूरे दुनिया में महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है, एकदम वर्टिकली जा रही है, और यहां पर जो है नीचे आ रहा है, और आगे के फोरकास्ट भी बताते हैं कि बिल्कुल नीचे जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आरबीआई ने पॉलिसी डिसीजन लिया, जो सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया, एक लगता है कि समन्वय है दोनों में कि हम देश को अच्छा और मजबूत बनाना है। बाकी देशों में आप देखिए, यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट है रिजर्व बैंक में, वहां के जो है रिजर्व बैंक में और वहां की सरकारों में, इसलिए कि वो स्थिति है ही नहीं कि वो सही डिसीजन ले पाए। आज मैं कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि एक समन्वय है और एक दिशा में, देश हित में, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हमने सब वैसे फैसले लिए, चाहे आरबीआई हो, चाहे सरकार हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो। मैं बधाई देना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर को कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए पीएम मोदी साहब के लीडरशिप में। आज उनकी वजह से पूरी दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है कि भारत की इकोनॉमी सबसे तेज रफ्तार से चल रही है, सबसे मजबूत है और सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बागडोर संभालने हुए लीडरशिप है। वही पूरी दुनिया, चाहे वो विकसित देश हो चाहे और हो, आपने अगल बगल के पड़ोसी देश को भी देख लीजिए, वो किस तरह जूझ रही है। उनकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, पटरी से हट चुकी है, और हमारी, इसीलिए मैंने कहा, हमारी पटरी पे नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन की तरह जा रही है। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ कुछ बातें बताना चाहता था। खास के कल का जो नंबर आया है जीडीपी ग्रोथ का 13.5% का फर्स्ट क्वार्टर का, और आगे जो बिल्कुल दिख रहा है कि जो दूरदर्शी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसका कितना अच्छा फायदा और नतीजा है कि देश आज पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि स्ट्रांग इकोनॉमी, स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी है। बस यही आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। देश
विकास दर हासिल करेगा, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देखिए, बेस इफेक्ट तो सभी इकोनॉमी में होता है। मेथोडोलॉजी जीडीपी कैलकुलेट करने का एक ही होता है पूरी दुनिया में, चाहे वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करे चाहे देश कैलकुलेट, सब एक ही तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी इनिशिएटिव है, ऐसे में और ग्लोबल डिमांड कम हो रहा है, वहीं देश की जो डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रहा है और जो है हमारी इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रही है, उससे 3-4 बातें बहुत साफ होती हैं। हो सकता है कि डबल डिजिट पे आज के फोरकास्ट के हिसाब से तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, डबल डिजिट पे भी आएगी और हम जल्द ही दुनिया के टॉप 4 इकोनॉमी में हो जाएंगे और हम 5वीं चौथी स्थान प्राप्त कर लेंगे। 5वीं स्थान तो है ही, चौथी स्थान भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 3 चीजें जो बहुत साफ जाहिर होती है कि महंगाई जो डिसरप्शन की वजह से हुआ था, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था, धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य हो रही है। और यही एक देश ऐसा है जिसमें महंगाई कम हो रही है। बाकी इसलिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाया है, उसके जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था उसका फायदा दिख रहा है। बाकी दुनिया के जब इकोनॉमी देखे तो जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यहाँ इन्फ्लेशन जो सीपीआई इंडेक्स बोलते हैं वो नीचे हो रहा है। दूसरी बात की जो है नौकरियां बढ़ रही हैं बहुत तेजी से, सिस्टम में नौकरियां मिल रही हैं, आमदनी बढ़ रही है, तभी जो है डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें एक ही चीज की तरफ ले जाती हैं और जो कि हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के सारी रिपोर्ट देखिए और आंकड़े देखिए तो एक ही बात दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, एक मजबूत हाथों में है, एक मजबूत लीडरशिप में है। आपको सर, आप जिस डाटा की बात कर रहे हैं, इसी डाटा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम रेट से डेवलपमेंट करता हुआ दिखाया जा रहा है, साथ साथ में जो कोर सेक्टर होता है उसमें भी स्लो डाउन होने की बात कही जा रही है। इसको किस तरीके से, जब कोर सेक्टर भी ढीला है तो फिर बाकी सेक्टर कैसे? नहीं, देखिए आप एक कंपेयर कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का देखिए, उसको देखते हैं पीएमआई से। अगर पीएमआई अगर 50 से नीचे हो मतलब तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली पीएमआई 50 पे, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई हो, वो 55 के आसपास में है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हल्का ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। बट जब से पीएलआई स्कीम आई है, इसीलिए मैंने पीएलआई स्कीम का जिक्र किया, तब से जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में एक तेजी से आई है। और जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया को देख रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री जहां निवेश करना चाहिए और उनकी जो लोकल फैक्ट्री है उसके अलावा +1 जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ देश में भारत देश उनके लिए फिट हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और भी तेजी से ग्रोथ होगा। टेम्पोररी हल्का फुल्का है, लेकिन ओवरऑल पीएमआई देखिएगा तो आपको 55 पीएमआई मतलब बहुत तेज इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे बहुत ज्यादा है। दलों के जो नेता है, सबसे बड़ी बात मैं राहुल गांधी की करूंगा, वो 2 चीजों पर आरोप लगा है, तो महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई भारत में नहीं बढ़ी है क्योंकि रसोई गैस का सिलेंडर डबल हुआ है, तो इसी तरह से कई चीजों के दाम बढ़े भारत में, आप क्या इस चीज को खारिज करते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी? देखिए, अगर कोई ये कहता हो इन्फ्लेशन जो है उसका नाम ही है कि थोड़ी महंगाई बढ़ती है, समय के अनुसार वो बढ़ती रहती है, लेकिन और किसी परिप्रेक्ष्य पे इसको जो कैलकुलेट भी किया जाता है। इसी तरह वो उसका एक तरीका है कैलकुलेट करना, सीपीआई इंडेक्स बोलते हैं। कितनी महंगाई बढ़ी, आपके जो थाली में जो परोसा जाता है वो सारी चीज का कैलकुलेशन जो है सीपीआई इंडेक्स में होता है। उसको जो अगर आप देखिए तो जाहिर है अगर दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, जहां से अगर मान लिया कि आपको यूक्रेन से अगर गेहूं निकलता है या रशिया से गैस आता है या फिर चाइना से जो है कुछ और आता है, अगर सभी जगह डिसरप्शन है तो जाहिर है सप्लाई जब डिसरप्शन होगा तो टेम्पोररी डिसरप्शन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमने उसको कंट्रोल हमने बहुत किया, हमने बहुत सारे सब्सिडाइज भी किया, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लिए ताकि उसमें जो है जिस तरह से बाकी देशों में तेजी से बढ़ी है हमारे यहाँ ना बढ़े। तो मैं कहना चाहता हूँ 2 बातें कि महंगाई कंट्रोल में है और डायरेक्शन बिल्कुल साफ है कि और नीचे आएगी। और जो तेजी जो है डोमेस्टिक डिमांड इस बात को बताता है कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, जो प्री कोविड लेवल से बेटर अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो उससे समझ में आता है कि नौकरियां भी हैं, नौकरियां बढ़ भी रही हैं। और ये दोनों चीजें जो है राहुल गांधी जी ने, उनकी नानी की डेथ हो गई है, मैं इसलिए कुछ उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि शायद उनको थोड़ी समझदारी होगी, थोड़ा पढ़कर आएंगे तो जाहिर है उसके बारे में वो बेहतर तीस से ट्वीट करने से पहले बेहतर तरीके के आंकड़े देख लेंगे। जब इसी तरह के इंडेक्स को जब यूपीए सरकार समझाती थी तब आप लोग उसको खारिज करके सड़कों पर उतर जाते थे, सड़कें चौराहे सब जाम कर देते थे,
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके यूपीए के समय के इंडेक्स देखिए और आज के देखिए, ये सीपीआई के बारे में बात करें, डबल डिजिट में होता था। आज पिछले 8 सालों का एवरेज निकालिए और उनके 8 सालों का एवरेज निकालिए, 10 सालों का एवरेज निकालिए। उनका 10 सालों का 8.97 एवरेज है, हमारे जो इसका 5 के भी नीचे है। तो हमारे पास, हमने तो शुरू में अपनी पॉलिसी डिसीजन दी है कि 4+ +2% -2%। हमने सिर्फ ब्रीच किया है, 2-4 बार ही ब्रीच किया है 6% को, नहीं तो बराबर जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसी सरकार ने गठन किए ताकि उस वक्त जो जनता जो जूझ रही थी आज नहीं जूझे। इसकी वजह से आज जो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे, और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कोशिश की है। अब उनका डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं और दुनिया के हर रिपोर्ट में आपको दे दूंगा जिसमें 2013-14 में 12-13-14 की रिपोर्ट हमारे सरकार आने से पहले, जहां वो कहते हैं कि चरमराती इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी। आज की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप जिस देश में रहते हैं उस देश की इकोनॉमी के बारे में दुनिया क्या कहती है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी, वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो हर तरह की पॉजिटिव चीजें जो हिंदुस्तान में। आज आईएमएफ की रिपोर्ट देखिएगा तो आपको लगेगा क्या भारत कहीं दूसरी दुनिया में रहता है क्या, यही सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है, बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा है। आज 25 से 30% पूरे दुनिया का ग्रोथ इस देश से हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में और तेजी से ग्रो होगा। इसलिए कि जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो पॉलिसी जो है, इसका इंपैक्ट जो लैग के साथ होता है, जैसे जैसे इसका इंपैक्ट हो रहा है वैसे वैसे इकोनॉमी जो स्ट्रांग होती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। सर, आप ये जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ है, जबकि जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी शेयर नहीं है। और हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। आप जिस एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं वो भी केवल आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जहाँ पर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जब कम हो रहा है, तो उसकी आप देखिए, मैं जब डोमेस्टिक डिमांड की बात करता हूं तो इसमें आम नागरिक आते हैं, कोई एक आदमी नहीं आता है कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं आता। ये डोमेस्टिक डिमांड इस बात को दर्शाता है कि आम नागरिक के पास आमदनी है, खर्चे करने की ताकत है और वो खर्च करने के लिए जो है वो डिमांड कर रहा है, इस बात को दर्शाता है। इसलिए मैंने कहा है कि इसके हर चीज के आंकड़े को हर चीज को देखने के लिए उसके आंकड़े जो है वो देखे जाते हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड में जो ग्रोथ 26% वही दर्शाता है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, नौकरियां भी बढ़ी हैं। और जब मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोला तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्री कोविड लेवल से भी बेटर है। तो इससे समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था में जो विपक्ष के लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं वो शायद उसकी जानकारी बिना लिए करते हैं, या ट्वीट करने का सिर्फ, या सरकार को कटघरे में खड़े करने का उनका शौक है, हकीकत से दूर है। धन्यवाद।